गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैं आने वाले टाइम पे जो जिम कॉर्बेट की एक बुक है द जिम कॉर्बेट ओमनीबस, उसमें जितने भी मैन ईटर है उनके बारे में सारी बुकों का एक सारांश है। तो उसमें पहली बुक है चंपावत आदमखोर। ये एक सेपरेट बुक है, लेकिन ये द जिम कॉर्बेट ओमनीबस में भी दी हुई है, क्योंकि ये जो आदमखोर था चंपावत का, ये बहुत ज्यादा खूंखार था, जो कि गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है। तो जिम कॉर्बेट लिखते हैं, जब मैं मनाली में एडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था, जब मैंने पहली बार उस बाग के बारे में सुना, जिसे बाद में चंपावत आदमखोर के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। एडी, जिन्हें इस प्रांत में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और शिकार की कहानियों के अथाह भंडार के स्वामी के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा, उन गिने चुने और बेहद भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे, जिनके पास जीवन की हर चीज बेहतरीन थी, जिनकी राइफल की सटीकता की मारक क्षमता बेजोड़ थी, और जहाँ उनका एक भाई भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदूकधारी निशानेबाज था, वहीं इनका एक और भाई भारतीय सेना का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उनके बहनोई, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारी हैं, को सरकार ने बाघ को मारने के लिए नियुक्त किया है, तो यह स्पष्ट मान लेना सही था कि इस जानवर की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए सरकार ने एक निश्चित समय लगा दिया है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से बाघ नहीं मारा गया, और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल गया तो सरकार को काफ़ी चिंता हो रही थी। इनाम रखे गए थे, विशेष शिकारियों को तैनात किया गया था, और अल्मोड़ा के डिप्टो गोरखाओं के एक दल भेजे गए। फिर भी इन उपायों के बावजूद मानव पीड़ितों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती रही। बाघिन जो ऐसा जानवर निकला, नेपाल से एक पूर्ण नरभक्षी के रूप में कुमाऊं में पहुंची थी, जहां से उसे सशस्त्र नेपालियों ने एक समूह ने 200 मनुष्यों को मारने के बाद खदेड़ दिया था, और 4 वर्षों के दौरान कुमाऊं में सक्रिय रहने के दौरान उसने इस संख्या में 234 लोगों को और जोड़ दिया था। नैनीताल पहुंचने के बाद कुछ ही समय बाद बरथौड़ मुझसे मिलने आए। बरथौड़ उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे, और अपनी दुखद मृत्यु के बाद वह हल्द्वानी के एक गुमनाम कब्र में दफन हैं। यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे, और इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उन्होंने बताया मुझे उस नरभक्षी जानवर द्वारा अपने जिला के लोगों को दी जा रही परेशानी तथा उससे उत्पन्न होने वाली चिंता के बारे में बताते हुए, उन्होंने मुझसे यह वादा लिया कि अगली बार मानव हत्या की खबर मिलते ही मुझे चंपावत के लिए रवाना होना पड़ेगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी, एक तो यह कि सरकारी इनाम रद्द कर दिए जाए, और दूसरी यह कि विशेष शिकारी और अल्मोड़ा से आने वाले नियमित शिकारी वापस बुला लिए जाए। इन शर्तों को रखने के मेरे 2 मुख्य कारण थे, क्योंकि मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी इनाम शिकार के रूप में वर्गीकृत होने के प्रति मेरी ही तरह घृणा करते हैं, और गलती से गोली लगने के जोखिम से बचने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने मैं। ये शर्त मान ली गई, और 1 हफ्ते बाद ही बरथौड़ सुबह मुझसे मिलने आए और मुझे बताया कि रात में धावकों की खबर दी है, दाबीधुरा और धूनाघाट के बीच पाली गांव में नरभक्षी बाघ ने एक महिला को मार डाला है। कम समय में निकलने की तैयारी की। मैंने अपने कैंप सामान ढोने के लिए 6 आदमियों को नियुक्त किया था, और नाश्ते के बाद निकलकर हमने पहले दिन धारी तथा 17 मील की पैदल यात्रा की। अगली सुबह मनरोला में नाश्ता करने के बाद हमने दाबीधुरा में रात बिताई, और अगली शाम पाली पहुंचे। उस महिला की हत्या के 5 दिन बाद गांव के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थी, अत्यंत भयभीत थे। और यद्यपि जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज अभी भी उगा हुआ था, फिर भी मैंने पाया
कि पूरी आबादी अपने घरों के अंदर बंद दरवाजे में कैद है, और जब तक मेरे लोगों ने आंगन में आग नहीं जलाई और मैं चाय पीने के लिए बैठा ही था, तब तक यहाँ से सावधानी पूर्वक दरवाजे खोले गए और भयभीत लोग बाहर आ गए। मुझे बताया गया था कि 5 दिनों से कोई भी अपने घरों के दरवाजों से बाहर नहीं गया था। आंगन की अस्वच्छता स्थिति के इस कथन की सच्चाई की गवाही दे रही थी। भोजन की कमी हो रही थी और बाघ को नहीं मारा गया तो निसंदेह था कि वही लोग भूख से भी मारे जाएंगे। यह स्पष्ट था कि बाघ अभी भी आसपास ही था। 3 दिनों तक रातों को इस सड़क पर घरों से 100 गज की दूरी पर पुकारते सुना गया था, और उसी दिन इस गांव के निचले छोर पर खेती की जमीन पर देखा गया था। गांव के मुखिया ने बड़ी खुशी से मुझे एक कमरा दे दिया, लेकिन चूंकि हम 8 लोग उसमें रहते थे और उसका एकमात्र दरवाज़ा अस्वच्छ आंगन में खुलता था, इसलिए मैंने खुले में रात बिताने का फैसला किया। रात के खाने के लिए ज़रूरी काम से थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद मैंने देखा कि मेरे आदमी कमरे में सुरक्षित रूप से बंद हो गए हैं, और मैं सड़क के किनारे एक पेड़ की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। गांव वालों ने बताया था कि बाघ इसी सड़क पर घूमता रहता है, और चूंकि चांद पूर्णिमा की थी, मुझे लगा कि शायद मुझे भी गोली लग सकती है, बस शर्त है मैं उसे पहले देख लूं। मैंने जंगल में शिकार की तलाश में कई रातें बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने किसी नरभक्षी की तलाश में रात बिताई थी। मेरे ठीक सामने सड़क चांद की रोशनी में जगमगा रही थी, लेकिन दाएं बाएं लटके पेड़ों की गहरी परछाई थी, और जब रात की हवा दरवाजों शाखाओं को हिला रही थी और परछाइयां हिल रही थी, तो मैंने 1 दर्जन बाघों को अपनी ओर बढ़ते देखा, और मुझे उस आवेग पर बहुत पछतावा हुआ जिससे मुझे खुद को नरभक्षी की दया पर छोड़ दिया था। मुझ में गांव लौटने और स्वीकार करने का साहस नहीं था कि मैं अपने द्वारा निर्धारित कार्य को करने के लिए बहुत डरा हुआ था, और दांत खिटखिटाते हुए डर और ठंड दोनों में से मैं लंबी रात बाहर बैठा रहा। जैसे ही भोर हुई, बर्फीली पर्वतमाला की रोशन कर रही थी जिसका मैं सामना कर रहा था, मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया, और इसी स्थिति में मेरे आदमियों ने 1 घंटे बाद मुझे पाया गहरी नींद में। बाघ के बारे में मैंने तो कुछ नहीं सुना था और ना ही कुछ देखा था। गांव वापस आकर मैंने उन आदमियों को, जो मुझे देखकर हैरान थे कि मैं उस रात बच गया, मुझे उन जगहों पर ले जाने की कोशिश की जहां गांव के लोग समय पर मारे जाते थे, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। आंगन से उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थी। मुझे बताया गया था कि आखिरी हत्या जिसके कारण मैं उस जगह पहुंचा था, पहाड़ी के किनारे पर हुई थी। गांव के पश्चिम में लगभग 20 महिलाएं और लड़कियां, जो एक बदनसीब महिला की हत्या के समय मवेशियों के लिए ओक के पत्ते इकट्ठा कर रही थी। ओक के पत्ते, जिन्हें उत्तराखंड में बांज बोला जाता है, यहाँ मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ, मुझे इस घटना का विवरण देने के लिए उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि दोपहर से 2 घंटे पहले निकले थे और आधा मील जाने के बाद पत्ते काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ गई थी। पीड़िता और 2 अन्य महिलाओं में से एक खड्डे के किनारे उगे एक पेड़ को चुना था, जो बाद में मुझे लगभग 4 फुट गहरा और 10 से 12 फुट चौड़ा लगा।
अपनी ज़रूरत के सभी पत्ते काटने के बाद महिला पेड़ से नीचे उतर रही थी कि तभी बाघ आया, जो बिना देखे ही वहां आ गया था। अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसके पैर पकड़ लिए। जिस डाल पे वह नीचे उतर रही थी, उससे उसकी पकड़ टूट गई और उसे खड्डे में खींचते हुए बाघ ने उसका पैर छोड़ दिया। और जब वह उठने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसका गला पकड़ लिया। उसे मारने के बाद वह खड्डे के किनारे में उछलकर उसके साथ किसी घनी झाड़ियों में गायब हो गया। यह सब पेड़ पर बैठी दो महिलाएं और कुछ ही फीट पर हुई थी और पूरे दल ने इसे देखा था। जैसे ही बाघ और उसका शिकार नजरों से ओझल हुआ, भयभीत महिलाएं, लड़कियां गांव की ओर भागी। पुरुष सभी भी दोपहर का भोजन करके आए थे और जब सभी इकट्ठा हुए, ढोल, धातु, बर्तन, दरअसल ऐसी भी कोई भी चीज नहीं थी जिससे आवाज निकले। सबसे लैस थे। तो बचाव दल निकल पड़ा, पुरुष आगे, महिलाएं पीछे पीछे। जिस खड्डे में महिला मारी गई थी वहां पहुंचकर आगे क्या, जैसे अहम सवाल पर बहस चल रही थी कि 30 गज दूर झाड़ियों से एक बाघ ने जोरदार दहाड़ मारकर कार्रवाई में बाधा डाल दी। एक आदमी के घायल होने पर दल पलटा और गांव की ओर भागा। जब सांसें सामान्य हुई तो एक दूसरे पर सबसे पहले भागने आरोप लगाए जा रहे थे। अब वहां बहस चल रही थी कि पहले कौन भागा। दहाड़ सुनकर सभी भाग पड़े थे। किसी ने एक दूसरे को देखा नहीं था। अब तय नहीं हुआ कि पहले कौन भागा। जब लोगों ने कहा कि अगर कोई डर नहीं रहा तो चलो उस महिला को बचाते हैं, दोबारा आगे बढ़े। फिर हिम्मत नहीं रही और पीछे हटने लगे। तीसरी बार जब उस नाले पर पहुंचे तो एक आदमी ने हवाई फायर कर दिया। जैसे ही उसने फायर किया, टाइगर झाड़ी से बाहर आ गई और उसके बाद सभी लोग गांव की ओर भागे। किसी ने मुड़कर नहीं देखा। गांव में किसी ने नहीं पूछा कि कौन पहले भागा, क्योंकि कोई वापस जाने को तैयार नहीं था। जब बाद में जिम कॉर्बेट ने पूछा कि जब मालूम था कि झाड़ियों में टाइग्रेस है तो गोली हवा में क्यों चलाई, झाड़ी की तरफ क्यों नहीं चलाई, वह आदमी बोला, टाइग्रेस पहले से गुस्से में थी। अगर मेरी गोली उसे लग जाती और वह मरती नहीं तो फिर वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। अगली सुबह कॉर्बेट 3 घंटे तक गांव में ट्रैक और पगमार्क तलाश करते रहे। उस टाइगर्स को तलाश करते रहे इस उम्मीद में कि क्या पता किसी मोड़ पर उससे मुलाकात हो जाए। एक जगह जहां थोड़ा अंधेरा था, कॉर्बेट झाड़ियों का मुआयना कर रहे थे। तभी खलीज फिजेट, वैसी आवाज़ जो वह डरने पर करता है, वहां से उड़ा। कॉर्बेट का दिल भी एक पल के लिए थम गया। एक जगह पर एक अखरोट का पेड़ पड़ा था। उसके नीचे जगह साफ कर दी गई ताकि वहां बैठ के कॉर्बेट भोजन कर ले। उसके बाद गांव के मुखिया ने कहा कि गांव की महिलाएं खेतों में गेहूं की कटाई करना चाहती है। मुखिया ने जिम कॉर्बेट से विनती की, अगर आप बंदूक लेकर वहां खड़े हो जाए तो उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। कॉर्बेट पूरे दिन धूप में खड़े पहरा देते रहे और महिलाओं ने 5 बड़े खेत काट डाले। 2 खेत बाकी थे पर वे घरों के पास थे, इसलिए मुखिया ने कहा कि उन्हें कल काट लेंगे, क्योंकि घरों के पास उन्हें अब डर नहीं लग रहा था। कॉर्बेट की मौजूदगी से गांव का माहौल बदलता गया था। लोग अब बेखौफ होकर घर से बाहर निकलने लगे थे। मुखिया ने कॉर्बेट को ठहराने के लिए एक अलग कमरा दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। कॉर्बेट के बंद कमरे में घुटन होती थी, इसलिए उन्होंने कॉर्बेट के लिए दरवाज़ा खुला रखा, लेकिन सुरक्षा के लिए उस पर कटीली झाड़ियाँ और कांटे लगवा दिए ताकि हवा तो आए पर आदमखोर टाइग्रेस अंदर न घुस सके। वह रात शांति से बीत गई। कॉर्बेट की उपस्थिति ने ग्रामीणों में इतना आत्मविश्वास तो भर दिया था कि वे गांव के भीतर
बेझिझक घूमने लगे थे। लेकिन अभी कॉर्बेट ने उनका पूरा विश्वास नहीं जीता था। उन्हें दुर्लभ और खौफनाक जगहों पर ले जा सके जहां टाइग्रेस ने इंसानों का शिकार किया था। शिकार को अभी भी गांव वालों के मन में ही गहरे डर को निकालना बाकी था। कॉर्बेट जानते थे कि बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के उस आदमखोर को ढूंढना नामुमकिन है। उन्हें यह तक नहीं पता था कि वह बूढ़ा जवान है या बूढ़ा, मेल है या फीमेल। यह राज तो सिर्फ पगमार्क पंजों के निशान ही खोल सकते थे। ग्रामीणों का भरोसा जीतने के लिए कॉर्बेट ने एक चाल चली। उन्होंने घोषणा की कि मुझे अपने आदमियों के लिए मीट चाहिए। क्या कोई मुझे घोरल, माउंटेन गोस्ट जिसे बोला जाता है, शिकार पर चलना है, मैं उन्हें अपने साथ ले चलेगा। असल में यह कॉर्बेट का मास्टर प्लान था। वे चाहते थे कि लोग उसके साथ जंगल चलें ताकि उनका डर खत्म हो जाए। गांव एक लंबी रिस पर बसा था। उसके उत्तर में घास के मैदानों वाली ढलान थी। ग्रामीणों ने उत्साह में कहा, वहाँ तो घोरल ही घोरल है। कॉर्बेट ने अपनी खुशी छिपाते हुए बड़ी गंभीरता से 3 आदमियों को चुना और वादा किया, मैं एक नहीं 2 शिकार करूंगा, एक मेरे स्टाफ के लिए और एक पूरे गांव की दावत के लिए। कड़ी ढलान उतरते हुए करीब आधा मील नीचे एक रवीन के पास एक ऐसे पॉइंट्स पर पहुंचे जहां से चारों तरफ का नज़ारा दिखता था। कॉर्बेट एक पुराना चीड़ के पेड़ के पीछे पीठ सटाकर बैठ गए। उनकी नज़रें चारों ओर घूम रही थी और साथ आए ग्रामीण सांस रोककर उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो घोरल होता है इनको उत्तराखंड में घुइड़ भी बोला जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। चीड़ के पेड़ से पीठ टिकाकर कॉर्बेट की अनुभवी आंखों ने वह देख लिया जो बाकी नहीं देख पाए थे। घास के बीच हिलते 2 कान, वह एक घोरल था। ग्रामीण बेचैन थे पर कॉर्बेट ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उन्हें पता था जरा सी आहट उस पहाड़ी बकरे को ओझल कर देगी। कॉर्बेट ने अपनी भरोसेमंद मार्टिनी हेनरी राइफल निकाली। 200 मीटर की दूरी इस राइफल के लिए मामूली थी। निशाना पक्का करने के लिए उन्होंने चीड़ की जड़ पर नाल टिकाई और ट्रिगर दबा दिया। बंदूक का काला धुआं निकला और कॉर्बेट की नज़रों के सामने एक धुआं छा गई। गांव वाले तुरंत बोल पड़े, साहब निशाना चूक गया, आपने शायद पत्थर या पेड़ पर गोली मार दी, वहाँ तो कोई हलचल ही नहीं है। कॉर्बेट ने बिना विचलित हुए राइफल दोबारा लोड की। जैसे ही धुआं छटा उन्होंने देखा कि घास में से कुछ हलचल हो रही है। गौर से देखने पर घोराल के पिछले पैर दिखे। वह लुढ़क रहा था। देखते ही देखते वह मृत घोराल पहाड़ी से नीचे की ओर तेजी से फिसलने लगा। उस गिरते हुए शरीर के शोर से घनी घास में छिपे 2 और घोरल दहशत में बाहर निकल आए। जैसे ही पहले घोरल ने अलार्म कॉल दी, बाकी 2 ऊपर की ओर भागे। कॉर्बेट ने बड़े वाले को निशाना बनाया। निशाना सीधा उसकी पीठ पे लगा। तीसरा घबरा कर भागा। इस बार गोली उसके कंधे के पार गई। कॉर्बेट ने बाद में खुद माना था कि वह असंभव शॉट था। 100 डिग्री की ढलान, 200 गज की दूरी और काले बारूद का वह धुआं, पर निशाना अचूक था। वह तीनों घोरल नीचे रबीन में लुढ़कने लगे तो जादू सा छा गया। जो ग्रामीण कुछ देर पहले झाड़ी के हिस्से से कांप रहे थे, वे अब उस खौफनाक जंगल की ओर पागलों की तरफ दौड़े ताकि शिकार उठा सके। मैनीटर का डर अब मीट की लालच और कॉर्बेट की बहादुरी के आगे फीका पड़ गया था। शाम को पूरा गांव जश्न में डूबा था। वे 3 आदमी जो कॉर्बेट के साथ गए थे, वे गांव के सुपर हीरो बन चुके थे। जब घोराल की खाल उतारी जा रही थी तो वे किस्सों को मिर्च मसाला लगाकर सुना रहे थे। साहब ने तो 1 मील दूर से निशाना साधा और गोली ऐसी चली कि घोराल को संभलने का मौका नहीं दिया गया। दूर बैठे कॉर्बेट अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने न सिर्फ शिकार किया था बल्कि ग्रामीणों का वह विश्वास भी जीत लिया था जो उस आदमखोर टाइग्रेस को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी हथियार था। दोपहर का भोजन करने के बाद गांव का नज़ारा बदल चुका था। मुखिया ने पूरी श्रद्धा के साथ पूछा, साहब अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? कितने लोग आपके साथ भेजूं?
कॉर्बेट ने उन 3 में से 2 अनुभवी आदमियों को फिर से चुना। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, उन जगहों का मुआयना करना जहां टाइग्रस ने इंसानों को अपना निवाला बनाया था। गांव के हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हर मृतक का अंतिम संस्कार अनिवार्य था, चाहे शरीर के नाम पर केवल कुछ हड्डियां ही क्यों न मिले। लेकिन उस हालिया शिकार हुई महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। उसके रिश्तेदार ने निम आंखों से विनती की, साहब अगर उस बहन का कोई भी अवशेष मिले तो उसे ले आइएगा ताकि हमें उसे सम्मान के साथ विदा कर सकें। कॉर्बेट तो बचपन से ही जंगल की भाषा और निशानों को पढ़ने में माहिर थे। जानते थे कि इस बार उनके पास पगमार्क से पहले मानवीय सबूत थे। उन डरी हुई महिलाओं के बयान जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस खौफनाक मंजर को देखा था। कॉर्बेट के लिए यह सिर्फ एक जानवर को ढूंढने का मिशन नहीं था, बल्कि एक परिवार को शांति दिलाने की एक पवित्र जिम्मेदारी भी बन गई थी। कॉर्बेट का मानना था कि तस्मीदीद गवाह डर में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जंगल की भाषा, जंगल साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने उस पेड़ और रवीन का बारीकी से अध्ययन किया। उन्हें समझ आ गया कि वह शिकारी केवल एक ही गुप्त रास्ते से आ सकता था। पत्थरों के बीच काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें वे पगमार्क मिल ही गए। पंजों की बनावट देखते ही कॉर्बेट ताड़ गए, यह कोई नन नहीं बल्कि एक बूढ़ी टाइग्रिस है। जांच आगे बढ़ी तो वह जगह भी मिल गई जहां टाइग्रिस घात लगाकर बैठी थी। शिकार बनी महिला ने अपना काम सबसे पहले खत्म कर लिया था और वह पेड़ के नीचे उतर रही थी। जिस डाल पर उसने पैर रखा था वह मात्र 2 इंच मोटी थी। टाइग्रिस ने उसके पूरी तरह नीचे आने का इंतजार भी नहीं किया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई और उछलती हुई महिला के पैर को जबड़ों से दबोच दिया। यह मंजर कल्पना से भी अधिक भयानक रहा होगा। उस महिला ने बचने की आखिरी उम्मीद में बांझ ओक के पत्ते जिन्हें बोला जाता है कि पेड़ की ऊपरी टहनी को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया था। जब टाइग्रिस उसे नीचे खींच रही थी तब भी उस जाबाज महिला ने टहनी नहीं छोड़ी। बांझ के पत्ते की वह खुरदरी खाल गवाह थी कि उस मासूम ने मौत से कितनी लंबी जंग लड़ी थी, लेकिन एक आदमखोर की ताकत के आगे वह बेबस थी। टाइग्रिस उसे खींचकर सीधे गहरे नाले की ओर ले गई। बांझ के पेड़ की खुरदरी खाल पर उस महिला की हथेली की खाल चिपकी हुई थी। वह दर्द से तड़प रही थी पर उसने टहनी नहीं छोड़ी। नाले में जहां टाइग्रिस ने पैर छोड़कर गर्दन पकड़ी वहां संघर्ष के निशान और जमा हुआ खून। चीख चीख कर उस महिला की बहादुरी की कहानी बयां कर रही थी। कॉर्बेट ने उस स्थान का पता लगाया जहां टाइग्रिस ने अपना शिकार खाया था। कॉर्बेट के अनुसार यह कहना गलत है कि आदमखोर हमेशा हाथ पैर छोड़ देते हैं। वहां उन्हें केवल कुछ अवशेष मिले। कॉर्बेट ने सम्मान के साथ उन अवशेषों को एकत्र किया ताकि उसका अंतिम संस्कार गंगा नदी में किया जा सके। चाय के बाद कॉर्बेट दूसरी घटनास्थल की ओर बढ़े। यह एक एकांत झोपड़ी थी जहां एक किसान का परिवार रहता था। 2 बहनें घास काट रही थी कि तभी टाइग्रिस ने बड़ी बहन पर हमला किया। यह एक अद्भुत और हृदय विदारक दृश्य था। छोटी बहन डरी नहीं बल्कि टाइग्रिस के पीछे भागी और अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। टाइग्रिस ने झोपड़ी में बड़ी बहन को नीचे रखा और छोटी बहन की ओर पलटी। उस भयानक स्थिति में बच्ची गांव की ओर मदद के लिए भागी। गांव में दहशत का माहौल था। आदमखोर बाघिन ने एक और शिकार किया था और लोग सदमे में थे। जब जिम कॉर्बेट उस गांव पहुंचे तो उन्हें पता था कि उनका सामना एक साधारण खतरनाक जानवर से है। वह बाघिन कोई साधारण जानवर नहीं थी। वह एक जगह दोबारा शिकार नहीं करती थी, अपने शिकार पर वापस नहीं लौटती थी और उसका इलाका सैकड़ों मील में फैला था। उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। नैनीताल में बनाए गए सारे मास्टर प्लान जमीन पर आकर फेल हो रहे थे।
सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कॉर्बेट के पास सलाह लेने के लिए कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक कुमाऊं में आदमखोरों का कोई इतिहास नहीं था। कॉर्बेट बिल्कुल अकेले थे। उनके पास केवल उनकी राइफल, अटूट धैर्य और उस बेजुबान लड़की को दिया गया वचन था। पाली के जंगलों में 3 दिनों तक खाक छानने के बाद भी टाइग्रस का कोई सुराग नहीं मिला। कॉर्बेट ने एक पुरानी पहाड़ी अफवाह को भी आजमाया। वे साड़ी पहनकर घंटों तक घास काटते रहे और पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां तोड़ते रहे ताकि आदमखोर उन्हें आसान शिकार समझकर हमला करे। 2 बार उन्हें महसूस भी हुआ कि मौत उनके बेहद करीब थी, एक बार पत्थर के पीछे और एक बार गिरे हुए पेड़ की ओर। टाइग्रस ने घात लगाई थी, लेकिन वह इतनी शातिर थी कि उसने कॉर्बेट की गोली चलाने का एक भी मौका नहीं दिया। हार मानकर कॉर्बेट ने पाली छोड़कर चंपावत जाने का फैसला किया, जो कि 15 मील दूर था। पाली के लोग उदास थे, पर कॉर्बेट को उस शैतान के पीछे जाना था। सूरज डूबते डूबते वे दूना घाट होते हुए चंपावत पहुंचे। यह इलाका मौत का दूसरा नाम बन चुका था। यहाँ की पगडंडियाँ इतनी खतरनाक थी कि कोई अकेला चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कॉर्बेट के साथ शुरू में 8 लोग थे, लेकिन रास्ते में अलग अलग गांवों के डरे हुए लोग जुड़ते गए और देखते ही देखते एक बड़ा कारवां बन गया। जब कॉर्बेट 30 लोगों के कारवां के साथ चंपावत पहुंचे, तो उनमें से एक व्यक्ति ने 2 महीने पुरानी वह रोंगटे खड़े देने वाली दास्तां सुनाई। 20 लोग इसी इलाके से जा रहे थे, तभी पहाड़ी की दूसरी ओर से एक महिला की चीख पुकारे सुनाई दी। आवाज़ पास आती गई और फिर वह मंजर दिखा जिसे देख सबकी रूह कांप गई। एक विशाल टाइगर एक निर्वस्त्र महिला को अपनी पीठ पर लादे 50 गज की दूरी से गुजर रहा था। महिला के बाल जमीन पर छू रहे थे और पैर दूसरी तरफ लटक रहे थे। वह बेबस महिला लगातार अपनी छाती पीट रही थी और उन 20 मर्दों से मदद की पुकार कर रही थी, लेकिन उन 20 लोगों में से एक आगे नहीं बढ़ा। वे सब पत्थर बनकर खड़े रहे जब तक कि उस महिला की चीखें घाटी की गहराई में खामोशी की ओर नहीं हुई। जब कॉर्बेट ने गुस्से में हैरानी से पूछा, तुम 20 लोग थे फिर भी कुछ नहीं किया, तो उस आदमी ने बड़ी लाचारी से जवाब दिया, साहब, डरे हुए आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं? उनका तर्क था कि टाइगर्स को नाराज करने का मतलब था कहीं और मतें, और वैसे भी उस महिला के शरीर से इतना खून बह चुका था कि उसे बचाना नामुमकिन था। बाद में कॉर्बेट को पता चला कि वह अभाग्य महिला कोई और नहीं बल्कि पास के ही एक गांव की थी, जो अन्य सहेलियों के साथ सूखी लकड़ियां बीनने जंगल गई थी। जब टाइग्रस ने हमला किया तो बाकी लड़कियां जान बचाकर भागी और पुरुषों को बुला लाई। रास्ते में 20 लोग भी मिल गए जिन्होंने अपनी आंखों से मौत का वह तांडव देखा था। अब 60 लोगों की भीड़ ड्रम बजाई हवाई फायर करते हुए उस ravine में उतरे। करीब एक मील बाद एक चट्टान के ऊपर लड़की का मृत शरीर मिला। टाइगर्स ने उसे खाया नहीं था। उस दृश्य को देखकर पुरुषों ने सम्मान में अपनी आंखें फेर ली और लड़की को ढककर गांव ले आए। कॉर्बेट कहते हैं कि उस दौर में चंपावत में इंसानी कानून खत्म हो चुका था। वहाँ केवल दांतों और नाखूनों का राज था। लोगों को ऐसा लगता था मानो हजारों साल पहले लुप्त हो चुका खूंखार सैबर टूथ टाइगर वापस आ गया है। कॉर्बेट उस वक्त जवान थे, लेकिन इस मंजर ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि अब या तो शैतान रहेगा या फिर कॉर्बेट खुद। चंपावत के तहसीलदार ने कॉर्बेट को उस बंगले में शिफ्ट होने की सलाह दी जो सीधे टाइग्रस के इलाके में आता था। अभी कॉर्बेट बरामदे में नाश्ता कर ही रहे थे कि खबर आई 10 मील दूर एक गांव में टाइग्रस ने गाय मारी है। कॉर्बेट अपने तेज तरीन गाइड्स के साथ रिकॉर्ड समय में वहां पहुंचे, लेकिन पशुशाला पहुंचते ही उन्हें निराशा हाथ लगी। वहां के पर्क मार्क और हमला करने के तरीके को देख के कॉर्बेट तुरंत ताड़ गए कि वह टाइग्रस नहीं बल्कि एक तेंदुआ था। कॉर्बेट के पास समय भी काफ़ी कम था। वे चंपावत की उस आदमखोर टाइग्रस को ढूंढने निकले थे जिसने 400 से ज़्यादा लोगों को अपना निवाला बनाया था। वे एक तेंदुए के लिए अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गाइड्स को कुछ रुपए दिए और वापस फॉरेस्ट बंगलों
की ओर मुड़ गए। उन्हें उस असली शैतान का इंतज़ार था जो उनके करीब ही कहीं घात लगाए बैठी थी। शाम ढल रही थी पर तहसीलदार का कहीं पता नहीं था। समय बिताने के लिए कॉर्बेट चौकीदार के साथ उस झरने की ओर आ गए जहां अक्सर टाइगर्स पानी पीने आता था। वहां उन्हें पुराने पर्क मार्क्स मिले थे, लेकिन उस कातिल टाइगर्स के नहीं थे। जब कॉर्बेट वापस लौटे तो उन्होंने देखा टाइगर्स बरामदे में बैठे इंतजार कर रहे हैं। बातचीत शुरू हो ही रही थी कि अचानक तहसीलदार उठ खड़े हुए और बोले, साहब अब मुझे निकलना होगा, बहुत देर हो रही है। कॉर्बेट दंग रह गए। जो आदमी सुबह 7 रुकने का वादा कर चुका था, अब वहाँ उस खौफनाक रात में केवल एक साथी और एक धुआं उगलती लालटेन के भरोसे 15 मील का सफ़र तय करने पर आमादा था। कॉर्बेट को तहसीलदार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। एक ऐसा इलाका जहां लोग 30 की टोली में भी कांपते थे, वहां यह शख्स मौत को दावत दे रहा था। कॉर्बेट ने सम्मान में अपना हेड उतारा और उसकी इस अजीब बहादुरी को देखते रहे जब तक कि लालटेन की रोशनी अंधेरे से विलीन नहीं हो गई। कॉर्बेट आगे कहते हैं कि चंपावत के उस फॉरेस्ट बंगलों से जुड़ी एक और खौफनाक कहानी है, लेकिन शायद यह वक्त और यह जगह उस भूतिया अनुभव को बताने के लिए सही नहीं है। जिम कॉर्बेट ने उस रात के पैरानॉर्मल अलौकिक अनुभव को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके वफादार सेवक बहादुर खान, जो बगल के कमरे में सो रहा था, उनके यह खौफनाक मंजर देखा और बाद में कॉर्बेट को की बहन को बताया। चंपावत के उस बंगले में उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसमें एक निडर खिलाड़ी शिकारी को भी हिला कर रख दिया था। इस रहस्य को जानने के लिए आपको हम किसी अगली वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। आगे जिम कॉर्बेट बोलते हैं, अगली सुबह रात को उस दहशत के पीछे छोड़ कॉर्बेट ने बगीचे के फलों और झरने के ठंडे पानी का आनंद लिया। दोपहर में जब वे वापस लौटे तो तहसीलदार को सही सलामत देख उनकी जान में जान आई। दोनों पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर सामने की घाटी में निहार रहे थे। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी पागलों की तरह कभी दौड़ता तो कभी तेज चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। कॉर्बेट की अनुभवी आंखें समझ गई थी कि वह कोई साधारण संदेशवाहक नहीं, बल्कि मौत का कोई ताज़ा खबर लेकर आ रहा है। कॉर्बेट को तुरंत उस आदमी की घबराहट और उसकी खबर का महत्व समझ आ गया। उन्होंने तहसीलदार को इंतजार करने का निर्देश दिया और खुद तेजी से नीचे उस आदमी की ओर बढ़े। उस आदमी हाँफ रहा था। जैसे ही कॉर्बेट उसके करीब पहुंचे, उसने बताया, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार दिया है। कॉर्बेट को फौरन उसकी राइफल और कारतूस लेने के लिए बंगले की ओर भागना पड़ा। खबर लाने वाला आदमी थोड़ा अजीब था। उसकी जुबान और पैर एक साथ नहीं चलते थे। कॉर्बेट ने उसे निर्देश दिया कि वह सिर्फ अपने पैरों पर ध्यान दे और तेजी से उसके साथ चले। जब वे गांव पहुंचे तो वहां अफरा तफरी का माहौल था और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। कॉर्बेट ने भीड़ में से एक व्यक्ति को अलग ले जाकर घटना के बारे में पूछा। उस आदमी ने दूर एक बांस के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बताया, गांव के लगभग 20-25 लोग वहां सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक टाइगर्स प्रकट हुआ और एक 16 साल की लड़की को उठा ले गया। गांव वाले डरकर भाग गए और चूंकि उन्हें पता था कि आप वहां आदमखोर को मारने के लिए रुके हुए हैं, उन्होंने तुरंत आपको खबर भेजने का फैसला किया। गांव के एक व्यक्ति ने, जिसकी पत्नी चश्मदीद थी, उस पेड़ की ओर इशारा किया था जहां टाइगर्स लड़की को ले गया था। कॉर्बेट ने भीड़ को शांत रहने और गांव में से सभी लोगों को शांत रहने और दरवाजों के अंदर रहने की हिदायत दी। फिर वे अकेले उस पेड़ की ओर बढ़े। खुला मैदान होने के बावजूद टाइगर्स ने इतनी सफाई से हमला करना कॉर्बेट को हैरान कर रहा था। घटनास्थल पर पहुंचते ही बिखरा हुआ ढेर सारा खून और लड़की की कुछ वस्तुएं मिली। टाइगर्स लड़की को पहाड़ी की ऊपर ले गया था। पीछा करना मुश्किल नहीं था। जहां से टाइगर्स गुजरा था वहां निशान दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे कॉर्बेट आगे बढ़ रहे थे, उन्हें लड़की की और वस्तुएं झाड़ियों में उलझी मिली। रास्ता उस कटीली झाड़ियों और बिच्छू घास से भर गया था। कॉर्बेट रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे
से कदमों की आहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो एक ग्रामीण हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। कॉर्बेट ने सवाल पर उसने बताया कि तहसीलदार का हुक्म था कि वह उनके साथ रहे और उसमें तहसीलदार की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। तहसीलदार के हुक्म का पालन करना आए उस सिपाही के साथ बहुत बहस करना वक्त जाया करना था। कॉर्बेट ने उसे जूते उतारने को कहा और खुद रबर शॉल वाले जूतों के साथ बिच्छू घास के उस नरक में उतर गए। दर्द असहनीय था, लेकिन टाइग्रस ने ताज़ा निशानों में उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। झरने के पास गिरी हुई पत्थरों से साफ साफ था कि भारी शिकार के साथ वह बूढ़ी टाइग्रस भी वहाँ लड़खड़ाई थी। कॉर्बेट के साथ चल रहे बंदूकधारी आदमी अब बुरी तरह डर चुका था। उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वह बार बार कॉर्बेट की बाँह पकड़कर कांपती आवाज़ में फुसफुसाता, साहब उधर आवाज़ हुई, साहब इधर हुई, कोई है साहब। कॉर्बेट समझ गए कि यह आदमी अब मदद के बजाय एक मुसीबत बन चुका है। सामने ही 30 फुट ऊंची एक सपाट चट्टान थी। कॉर्बेट ने उसे आदेश दिया, चुपचाप इस पर चढ़ जाओ और मेरे लौटने तक नीचे मत आना। यह आदमी इतनी खुशी से चढ़ा मानो उसे जीवन दान मिल गया हो। तहसीलदार का डर अब उस आदमखोर के खौफ के आगे कहीं नहीं टिकता था। चट्टान से ऑल इज़ वेल का इशारा पाकर कॉर्बेट अकेले उस खतरनाक रवीन की ओर बढ़े जहां झाड़ियां घनी थी और हवा में मौत की गंध तैर रही थी। रवीन के पास उस छोटे से तालाब के किनारे खून के ताज़ा धब्बे चीख चीख कर कह रहे थे, टाइग्रस यहीं थी। कॉर्बेट की नज़र उस लड़की के कटे हुए पैर पर पड़ी, जिसे देखकर एक पल के लिए उनका पेशेवर शिकारी मन दहल गया। वह भावुक पल में भी भूल गए कि आदमखोर मैन ईटर उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। तभी मिट्टी से कुछ ढेले ऊपर से नीचे खिसके। कॉर्बेट तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी राइफल संभाल ली। वे जानते थे कि अनुभवी शिकार कभी खुद को इतना खुले में नहीं रखता, लेकिन उस दिन वे सीधे टाइग्रस की किलिंग रेंज में थे। टाइग्रस उन पर छलांग लगाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंदूक की नली अपनी ओर देखा, उसने हवा में ही अपना इशारा बदल लिया। वे गिरते हुए मिट्टी के ढेले उसी के पंजों से चटके खाकर गिरे थे। बिना वक्त जाया किए कॉर्बेट ने एक ज़बरदस्त छलांग लगाई और खड़ी चट्टान पर एक टहनी को पकड़ ऊपर खींच लिया। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि झाड़ियां अभी भी हिल रही थीं। टाइग्रस बस कुछ ही सेकंड पहले वहां से ओझल हो गई थी। थोड़ी दूर एक चट्टान के पीछे उस लड़की का शरीर पड़ा था। टाइग्रस ने उसे वहां छोड़ दिया था ताकि वह पीछे आने वाले शिकारी का मुआयना कर सके, लेकिन जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, उसने अपने शिकार को दोबारा उठाया और घने जंगल की ओर भाग निकली। अब मुलाकात उन चट्टानों के बीच था जहां मौत हर कोने से छिपी थी। घनी झाड़ियां और गहरे गड्ढे, एक गलत कदम का मतलब था टूटी हड्डी और पक्का अंत। टाइग्रस इस इलाके की रंग से वाकिफ थी और वह बार बार रुककर आराम कर रही थी। कॉर्बेट के लिए यह एक खौफनाक पीछा था। वे आदमखोर के पीछे जिसमें 436 इंसानों का शिकार किया था। आमतौर पर यह टाइग्रस लोगों की भीड़ से डिस्टर्ब होने की आदि थी, लेकिन यह पहली बार था जब कोई एक अकेला इंसान साए की तरह उसका पीछा कर रहा था। वह झुंझला गई और उसने ग्राउल किया शुरू कर दिया। कॉर्बेट कहते हैं कि वह दहाड़ उनके मन में डर भी पैदा कर रही थी और एक उम्मीद की अगर वह हमला करे तो कम से कम यह लुका छुपी का खेल खत्म हो और वे उसे अपनी हेनरी राइफल का स्वाद चखा सकें। लेकिन वह टाइगर्स बेहद चालाक थी। जब उसने देखा कि यह ठीक शिकारी उसकी दहाड़ से डरा नहीं बल्कि और करीब आ रहा है, तो उसने अचानक चुप्पी साध ली। 4 घंटे बीत चुके थे और सूरज ढलने को था। कॉर्बेट जानते थे अंधेरे में आदमखोर का सामना करना खुदकुशी है। भारी मन से उन्होंने वापसी का फैसला किया, लेकिन वे खाली हाथ नहीं लौटे। उन्होंने उस लड़की का एक कटा हुआ पैर सम्मान के साथ उठाया
ताकि हिंदू परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जा सके और उसकी आत्मा को शांति मिले। कॉर्बेट ने उस पैर को एक गड्ढे में सुरक्षित दबा दिया ताकि टाइग्रस उसे जुटा न सके। जब वे उस 30 फुट ऊंची चट्टान पर पहुंचे तो वह बंदूकधारी थर थर काँप रहा था। उसे कॉर्बेट की फिक्र नहीं थी। उसे डर था कि अगर कॉर्बेट मारे गए तो वह अकेला गांव कैसे लौटेगा। उसने अपनी यह स्वार्थी घबराहट कॉर्बेट के सामने स्वीकार भी की। वापसी के रास्ते में कॉर्बेट को टाइग्रस से ज़्यादा डर उस बंदूकधारी से लग रहा था। उसकी लोडेड बंदूक की नली बार बार कॉर्बेट की ओर झोंक खा रही थी। उसी दिन कॉर्बेट ने जीवन का एक बड़ा नियम बनाया। जंगल में बिना बंदूक वाला साथी आपकी चिंता बढ़ाता है, लेकिन बंदूक वाला नौसिखिया साथी आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। जहाँ जूते छुपाए थे वहाँ पहुंचकर कॉर्बेट एक पत्थर पर बैठ गए और पाइप सुलगलाकर सुट्टा मारकर अगले दिन की रणनीति बनाने लगे। उन्होंने एक रणभूमि जैसी घाटी देखी, पश्चिम से आती नदी और पूर्व में एक सकरा रास्ता। कॉर्बेट समझ गए कि टाइग्रस रात भर शिकार खाकर इसी घाटी में सुस्ताएगी। उन्होंने तय किया कि जब छुपा छुपी नहीं होगी बल्कि एक ग्रैंड बीफ महा घेराबंदी होगी। सैकड़ों लोग शोर मचाते हुए उसे इस सकरे रास्ते की ओर खदेड़ेंगे जहां कॉर्बेट हेनरी राइफल से इसका इंतजार करेंगे। कॉर्बेट ने उस पर प्राकृतिक पहाड़ी से घिरी घाटी को देखा और अंतिम योजना बनाई। पहाड़ी की ओर बहती नदी, सामने 2000 फीट की पहाड़ी और पूर्व में एक सकरा गॉर्ज। यही वह रास्ता था जहां से टाइग्रस को निकलना था। कॉर्बेट ने तय किया कि अगर 3 तरह की घेराबंदी की जाए तो टाइगर सीधे उनकी बंदूक के सामने होगी। उन्होंने गांव लौटकर तहसीलदार से मुलाकात की, सारा प्लान बताया और उन्हें अगले दिन सुबह 10 बजे उसी जगह 300 लोगों के साथ आने को कहा जहां लड़की का शिकार हुआ था। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि लोग आदमखोर के खौफ से घरों से दुबके हुए थे। अगली सुबह कॉर्बेट अपने प्लान की जगह का मुआयना करने पहुंचे। दोपहर होते होते तहसीलदार आ गए, अकेले नहीं बल्कि 298 लोगों की भारी भीड़ के साथ। यह करिश्मा तहसीलदार ने गांव वालों को एक लालच देकर किया था कि वो जो भी बीट घेराबंदी में शामिल होगा उसके अवैध हथियारों के लाइसेंस कभी चेक नहीं किए जाएंगे और उन्हें गोलियां भी दी जाएगी। देखते ही देखते वहाँ हथियारों का एक छोटा मोटा म्यूजियम खड़ा हो गया। जब कॉर्बेट के पास वह फौज थी जिससे वे उस शैतान का अंतिम संस्कार कर सकते थे। कॉर्बेट ने उस बिजली गिरी हुई सफ़ेद चीड़ के पेड़ को सिग्नल पॉइंट बनाया। उन्होंने साफ निर्देश दिया, जब मैं रुमाल गिराऊं तभी शोर मचाना और पत्थर लुढ़काना। तहसीलदार, जिन्हें भीड़ के अवैध हथियारों से ज़्यादा डर लग रहा था, कॉर्बेट के साथ ही चल रहे थे। लेकिन पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि तहसीलदार के पतले जूते ने जवाब दे दिया और वे छाले देखने के लिए रुक गए। तभी गड़बड़ हो गई। पहाड़ी पर बैठे 300 लोगों ने समझा कि कॉर्बेट ने इशारा कर दिया है। अचानक बंदूक के धमाके, ढोल और पत्थरों की गड़गड़ाहट से पूरी घाटी गूंज उठी। कॉर्बेट अभी भी उस सकरे रास्ते से 150 फुट दूर थे जहां उन्हें पोजीशन लेनी थी। वे पत्थरों और गड्ढों की परवाह किए बिना बकरी की तरह छलांगे लगाते हुए भागे। उनके पास छिपने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने सामने दिख रहे 2 फीट ऊंचे घास के गुच्छे को ही अपना ढाल बना लिया। कॉर्बेट उस घास में दुबक गए। उनकी राइफल तैयार थी। सामने से वह आदमखोर टाइग्रस किसी भी पल भेंट उससे हो सकती थी। बारूद की तरह बाहर निकलने वाली थी। शोर अब उनके बिल्कुल करीब था और मौत की आहट साफ सुनाई दे रही थी। घास के दुबले कॉर्बेट का ध्यान बाईं ओर था, पर टाइग्रस दाईं ओर से 300 गज की दूरी पर प्रकट हुई। तभी पास बैठे तहसीलदार ने अपनी शॉटगन की दोनों बैरल खाली कर दी। इस शोर से घबराकर टाइग्रस वापस घने जंगल में ओझल हो गई। कॉर्बेट ने एक हताश कोशिश में तुक्के पर एक गोली चलाई, पर वह भी चूक गई। पहाड़ी पर मौजूद 300 लोगों ने जब 3 गोलियों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वे बेखबर थे कि मौत अभी मरी नहीं है। कॉर्बेट के पास केवल एक ही डर था, कहीं वह जख्मी आदमखोर उन निहत्थे ग्रामीणों का हमला न कर दे।
अभी अचानक वह टाइग्रेस उसे सक्रिय रास्ते की ओर निकली जहां कॉर्बेट छिपे थे। कॉर्बेट ने अपनी 500 मॉडिफाइड राइफल का निशाना साधा। गोली उसके गर्दन के पीछे लगी। टाइग्रेस दहाड़ कर कॉर्बेट की ओर घूमी। दूरी महज 30 गज थी। उनके कान पीछे झुकाकर और हमला करने के लिए मुंह खोला। कॉर्बेट ने अपनी राइफल कंधे से लगाई, लेकिन उनके हाथ पांव फूल रहे थे। वे केवल 3 कारतूस लेकर आए थे और तीनों चल चुके थे। अब वे उस आदमखोर के सामने निहत्थे थे और वह किसी भी पल उन पर झपटने वाली थी। टाइग्रेस बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसमें अभी भी जान बाकी थी। वह एक पेड़ के पीछे जाकर गुस्से में छाल उतारने लगी। कॉर्बेट ने तीनों कारतूस खत्म हो चुके थे। उन्होंने तहसीलदार से चिल्लाकर बंदूक मांगी, लेकिन तहसीलदार डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। कॉर्बेट ने अपनी जान जोखिम में डालकर झुकते हुए तहसीलदार तक दौड़े और उनकी पुरानी शॉटगन छीन लाए। कॉर्बेट ने बंदूक का निशाना साधा। गोली टाइग्रेस के मुंह से बाहर उनके अगले पैरों में लगी। उस आखिरी झटके से घायल टाइग्रेस का संतुलन बिगाड़ दिया। वह लहूलुहान और लुढ़कते हुए सीधे उस नाले की ओर गिरी। आदमखोर अब अंतिम सांसें ले रही थी और कुमाऊं की पहाड़ियों में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। पहाड़ी से उतरते बीटर्स के शोर से कॉर्बेट का चौंका दिया। वे चिल्ला रहे थे, उन्हें यहाँ लाओ, उसे यहाँ लाओ, उसके टुकड़े कर दो। वर्षों के खौफ से उनकी माँ को खाया है, किसी ने उसकी बहन को खाया है। कॉर्बेट ने बिना समय गवाए सब तक पहुंचकर सुनिश्चित किया कि टाइग्रेस मर चुकी है। भीड़ का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जिसकी पत्नी और 2 बच्चों को इस शैतान ने निवाला बनाया था। उसकी आंखों से खून सवार था, लेकिन जैसे ही कॉर्बेट ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया, उस भीड़ का उन्माद आंसुओं में बदल गया। वह आदमी जो तलवार लेकर सबसे आगे था फूट पर रोने लगा और बोला, साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हम पागल हो गए थे। उस दिन चंपावत की मिट्टी में एक बड़े बोझ का अंत हुआ। जब टाइग्रेस का मुकाबला मुआयना किया गया तो पाया गया कि उसके ऊपर और नीचे के दांत टूटे हुए थे, जिससे उसे जानवरों के बजाय इंसानों का शिकार करने पर मजबूर कर दिया था। 436 मौतों की जिम्मेदार वह आदमखोर अब केवल एक मृत शरीर थी और ग्रामीणों का वह पागलपन वह एक शांतिपूर्ण भविष्य की आशा में बदल चुका था। कॉर्बेट ने अपनी उंगली से टाइग्रेस के पैर में फंसी गोली निकाली और फिर उसका मुंह खोलकर देखा। रहस्य सुलझ चुका था। उसके ऊपर और नीचे के कैनाइन दांत टूटे हुए थे। शायद किसी पुरानी शिकारी की गोली से इसी वजह से वह सामान्य शिकार नहीं कर पा रही थी और आदमखोर बन गई थी। गांव वालों ने विनती की कि खाल उतारने का काम गांव में ही किया जाए, ताकि महिलाएं और बच्चे भी अपने उस सबसे बड़े दुश्मन को देख सकें और यकीन कर सके कि अब वह नहीं है। 2 मजदूर लट्ठे काट गए। लोगों की पगड़ियां और धोतियों से टाइग्रेस को कसकर बांधा गया। चींटियों की फौज की तरह लोग उस विशाल जानवर को उठाकर पहाड़ी की ओर चढ़ पड़े। उनके पीछे तहसीलदार का एक छोटा समूह था, जिन्हें लोग उठा रहे थे। रास्ते में उसे मृत लड़की का सर मिल गया और दूर चिता का धुआं उड़ते दिखा, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया था। यह एक दुखद अंत था, अंत के बाद की शुरुआत थी। अगली सुबह टाइग्रेस शरीर के अंगों को ग्रामीणों में बांट दिया था, क्योंकि पहाड़ों में यह मान्यता थी कि टाइग्रेस की हड्डियां और नाखून बच्चों को बुरी शक्तियों से बचाती है। वह अभागी लड़की की उंगलियां और टाइग्रेस के पेट में मिली थी। कॉर्बेट ने सम्मान के साथ नैनीताल के नैना देवी टेम्पल के पास दफन कर दी थी। चंपावत में महाभोग की तैयारियां चल रही थी, लेकिन सादगी पसंद कॉर्बेट को भीड़ और सम्मान से ज़्यादा शांति प्रिय थी। उन्होंने तहसीलदार से विदा लिया और अपने घोड़े पर टाइग्रेस की खाल लाद कर निकल पड़े। रास्ते में उस पाली गांव में रुके जहां वह लड़की रहती थी, जिसने अपनी बहन को खाने के गम में अपनी आवाज़ खो दी थी। कॉर्बेट ने उस घर के दरवाजे पर टाइग्रेस की खाल को इस तरह बिछाया कि उसका सिर दरवाजे की ओर हो। बच्चों के शोर को सुनकर महिला बाहर आई। कॉर्बेट यहाँ काउंटर शॉक थ्योरी का जिक्र करते हैं। जब एक बड़े सदमे को
दूसरे बड़े झटके से ठीक किया जा सकता है। जैसे ही उस महिला ने उसका अपने काल दुश्मन को मृत अवस्था में अपने पैरों के पास देखा, उसके गले से चीख निकली और 12 महीनों का सन्नाटा टूट गया। वह महिला जिसे दुनिया में गूंगी मान लिया था फिर से बोलने लगी थी। कॉर्बेट के लिए यह भी इनाम का मेडल ही बड़ा जीत था। पारी गांव में यह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही उस महिला ने अपने पैरों के पास आदमखोर की खाल देखी, 12 महीनों का सन्नाटा टूट गया। वह चिल्लाकर बोली, देखो साहब क्या लेकर आए हैं। जो बच्चे इस साल में अपनी माँ की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे, ये फटी आंखें से उन्हें निहारते रहे। कॉर्बेट ने वहाँ सुकून से चाय पी और ग्रामीणों को उस रोमांच शिकार की दास्तां सुनाई। जब वे वहाँ से निकले तो आधा मील दूर तक गांव की खुशियाँ और तालियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगले दिन एक तेंदुए ने से बचते हुए घोड़ों पर 45 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया। कॉर्बेट नैनीताल पहुंचे। कुछ महीनों बाद एक भव्य दरबार सजाया गया जहां यूनाइटेड प्रोविजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन हैविट ने चंपावत के तहसीलदार को एक शानदार बंदूक और उस वीर महिला को एक खूबसूरत नक्काशीदार चाकू भेंट किया। इस तरह 336 मौतों की गुनाहगार चंपावत टाइगर्स का सदा अंत हुआ। यह सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि कौमाओं की आत्मा की जीत थी। यह कहानी हमारी यहीं समाप्त हुई। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।